अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये सभी डिसऑर्डर्स हैं, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको स्लिप वॉकिंग पर है जो क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स में या फिर 2 और 3 मार्क्स में, या फिर आपको टिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं एनकोपरेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एन्यूरिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 4। इससे पहले हमने लेसन 2 और लेसन 3 कवर कर चुके हैं। लेसन 2 में हमने इनसाइट शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, ये 2 टॉपिक किए थे, इनसाइट काउंसलिंग एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। ब्रीफ थेरेपी हमने वहाँ पर डिस्कस की। थर्ड चैप्टर में हमने आईपीसी इंटरपर्सनल थेरेपी और इंटरपर्सनल काउंसलिंग, ये 2 टॉपिक्स है जो स्टडी किए। इस चैप्टर में हम करेंगे काउंसलिंग इन साइकोलॉजी, इंटरवेंशन इन काउंसलिंग MPCE 023 लेसन 4 काउंसलिंग इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में कौन कौन सी काउंसलिंग है जो ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम ऐसा पढ़ने वाले, लेकिन इस चैप्टर में हम काउंसलिंग इन चिल्ड्रन में उनके जो डेवलपमेंटल एरियाज़ को स्टडी करने के बाद जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन बन जाएगा। वो आपको ADHD से देखने को मिल सकता है, ASD से देखने को मिल सकता है, LD से देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये सभी डिसऑर्डर्स हैं, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको स्लिप वॉकिंग पर है जो क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स में या फिर 2 और 3 मार्क्स में, या फिर आपको टिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं एनकोपरेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एन्यूरिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जाननी होगी। एज ए काउंसलर भी आपके लिए ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़रूरी है ही है। तो शुरुआत करते हैं। इन डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन डिसऑर्डर से पहले फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, 3 ऐसे जो ये हम कहेंगे एस्पेक्ट कंसिडर किए जाते हैं बिफोर काउंसिल एनी चिल्ड्रन। अंडरस्टैंड? तो हम इन तीनों जो एरियाज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की बॉडी मोटर स्किल से रिलेटेड है जो जितने भी चेंजेस होते हैं इस फिजिकल डेवलपमेंटल, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा। आप NPC अगर आपको ध्यान है, हमने फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, कुछ ऐसा कर्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है ना वो यहाँ पर लाई करती है, आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ना नॉर्मल पीपल्स यहाँ पे लाई करेंगे। इस तरफ अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो एवरेज इंटेलिजेंस इस एरिया में जो ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स के एवरेज इंटेलिजेंस रहेगा। बहुत से रेयर स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी IQ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका IQ है जो लो होता है। इससे आप समझ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर NPC के बारे में क्यों बताया, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की बात चल रही है तो फिजिकल डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले पॉइंट राइट डाउन किया है यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में वो सभी स्किल्स आ जाती है जिसमें आपकी बॉडी की जो मस्कुलर्स नहीं, लार्जेस्ट जो बोन है वो इंक्लूड होती है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, ठीक है, अब कितनी लंबी हड्डी है, पैर हो गया। तो ये सभी एक्टिविटीज जैसे कि रोलिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सभी ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी। फाइन मोटर स्किल्स की बात करें जैसे कि फिंगर्स, जहाँ पर हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जो काम करती हैं, ग्रेस्पिंग, राइटिंग, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, तो ये सभी फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी। सेंसरी डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे जो 5 सेंसेस हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किए हैं, कौन कौन से, हमारी आँख है, नाक है, कान है, स्किन है और हमारी टंग है ना। तो ये सेंसेस अगर हमारे ये तीनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, इसका मतलब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंटल बिल्कुल प्रॉपर है, हमें घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर कोई भी डरने की बात नहीं होगी। ओके, इसी प्रकार हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। कॉग्निशन फर्स्ट ही चैप्टर था MPC 001 का, जहाँ पर हमने कॉग्निशन के बारे में कहा। और अगर आपको याद है हमने कॉग्निशन को कहा था कि जब भी जहाँ भी आपको कॉग्निशन सुनाई दे आप तुरंत वहाँ पर जो अपने ब्रेन में प्रोसेस चलने लग जाएंगे आपके, और आप कहेंगे कि जो प्रोसेस चल रही है यही तो कॉग्निशन है। तो आप समझें यहाँ पर जो चाइल्ड होता है, कोई भी बच्चा होता है, चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी थिंकिंग
कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। कि अगर वो कैपेबिलिटी प्रॉपर है उनकी एज क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स के साथ, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है, ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं उनकी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो बेहतर है, उनमें कोई भी डरने की बात नहीं है। दैट्स इट। इसमें जो इंक्लूड आ जाते हैं पॉइंट, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन एंड फोकस। ये सभी है जो पॉइंट्स है जो आप कॉग्निशन में डाल सकते हैं, ये आप है जो समझ सकते हैं कॉग्निशन डेवलपमेंट से। ठीक है। एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो चाइल्ड है वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग्स में, अपने नाइबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, स्कूल्स में, अपनी सोसाइटी में, पार्क में, लोगों से बातचीत करने में कैपेबल है, उसे कोई भी हेजिटेशन नहीं होती, तो हम कहेंगे वहाँ पर एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट बच्चे की अच्छी है, कि हाँ यहाँ पर भी कोई भी डरने की बात नहीं है। तो ये बात हमने की कि यहाँ पर देयर इज़ नो इशू इफ ऑल दीज जो 3 डोमेन्स आर ओके। ठीक है। अगर यहाँ जो 3 डोमेन हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल और सोशल डेवलपमेंट अगर बच्चे की सही है तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट आवर चाइल्ड। ठीक है। तो हमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वो ओके बच्चा है ना। ओके मीन्स यहाँ पर आप कहेंगे कि वो हेल्दी है ना। लेकिन यहाँ पर किसी भी एक एस्पेक्ट में कोई भी कमी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉब्लम फेस कर रहा है। किसकी वजह से? इन तीनों डोमेन्स में, इन तीनों एरियाज में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं प्रॉपर, हम कहेंगे उनकी कोई सेंसेस काम नहीं कर पा रही। ठीक है। या न्यूरॉन्स में कुछ डिफिशिएट हो गया, कोई कमी आ गई है वहाँ पर। ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सोच नहीं पा रहा, याद नहीं कर पा रहा। या देखिए अब फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, ग्रेस्पिंग राइटिंग आई है ना, कि वो लिख नहीं पा रहा अच्छी तरह, याद नहीं कर पा रहा, रीडिंग बोल नहीं पा रहा, स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा। तो ये सभी क्या है, इन भी 3 डोमेन्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी एक एरिया में डेवलपमेंट में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से उसको अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स एरियाज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं प्रॉब्लम एरिया, वो कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं, इन्हीं को हम चिल्ड्रन डिसऑर्डर बोल देते हैं। और इन्हीं डिसऑर्डर्स में सबसे जो कॉमन आते हैं वो क्या हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD के नाम से भी इसको इन शॉर्ट फॉर्म आप जो जान सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिनको एंजाइटी ज़्यादा होती है। ठीक है। एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस, स्लीप वॉकिंग, टिक्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। सो ऑल दीज टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन इससे पहले हम चिल्ड्रन एंड डिसऑर्डर्स, और यहाँ पर जो ये अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ दिस डोमेन इज क्रूशियल फॉर, क्यों ज़रूरी है इनको समझना। जो हमने ऊपर ये 3 डोमेन पढ़े, एनवायरमेंटल, फिजिकल और एनवायरमेंटल और कॉग्निटिव, इन तीनों को इसलिए पढ़ा ताकि हम बच्चे में किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट में कोई भी डिले है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया तो हम एक अप्रोप्रिएट प्लान वहाँ पर क्रिएट करें और इंटरवेंशन प्रोवाइड करें ताकि उस बच्चे में सुधार आ सके, हम उसकी हेल्प कर सके। एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, इफेक्टिव काउंसलिंग चिल्ड्रन एंड इफेक्टिवली काउंसिल चिल्ड्रन। ठीक है। हम है जो इफेक्टिवली वहाँ पर है, जो जब हमें प्रॉब्लम का पता होगा, क्या उसकी नीड्स है, क्या चैलेंजेस एक बच्चा फेस कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम है जो काउंसलिंग है जो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 डोमेन्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, ये काफ़ी ज़रूरी हैं कि हम इन डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हमें उन एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन एंड डिसऑर्डर, चिल्ड्रन एंड डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। वेरियस डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट देयर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डेफिशिएट किसी भी एक चिल्ड्रन में जो उसकी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल वेलबींग में अड़चन डाल रहा है, उसकी डेली फंक्शनिंग में अड़चन डाल रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिसऑर्डर। सिंपल, कोई भी इसमें ज़्यादा आपको याद करने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया,
एक प्रॉपर डेवलपमेंट चल रही है, अगर वहाँ पर कोई कमी है तो उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, देयर में बी पॉसिबिलिटीज। अब शुरू हो जाता है हमारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन आपको पॉसिबल है कि लर्निंग डिसेबिलिटी पर आ जाए। अब लर्निंग डिसेबिलिटी क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि डिस्क्राइब लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफाइंड लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको हर एक डिसऑर्डर में पूछा जा सकता है, टेक्निक्स फॉर हेल्पिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन कौन सी टेक्निक्स जो है जो आप अप्लाई करेंगे जो चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको क्योर करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चंस को। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, टर्म से क्लियर करेंगे। सीखने में वो प्रॉपर कैपेबल नहीं है, इसलिए हम उनको कह रहे हैं लर्निंग डिसेबल पर्सन। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ना एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है भैया, ठीक है, जो एक पर्सन की क्या करती है, स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना लर्निंग डिसेबिलिटी के जो अंडर आती है वो डिसलेक्सिया है, जो मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रंस में पाई जाती है वो डिसलेक्सिया। अब ये डिसलेक्सिया क्या कहती है कि बच्चे पढ़ने में रीडिंग एंड राइटिंग या फिर राइटिंग एंड रीडिंग वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, उनमें दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अभी हम कॉमनली आप भी पढ़ पा रहे हैं कि मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, उनमें ऐसे पढ़ने में जो काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, उनकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, फिंगर्स पे जो कंट्रोल है वो नहीं बेहतर बन पाता, वो लिख नहीं पाते, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबल्ड हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द वे ए पर्सन प्रोसेस स्टोर यूटिलाइज इंफॉर्मेशन। जब एक पर्सन को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, स्टोर करने में और यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम हो, आप इसे देख सकते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ एंड अदर एकेडमिक स्किल्स, इवन दो द पर्सन हैज़ एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस, उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी आप उनमें भी देख सकते हैं जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज है या बिलो एवरेज या अबव एवरेज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कैजुअल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या कारण हैं जो चिल्ड्रंस इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, क्या इनको क्योर नहीं किया जा सकता? दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना। तो कैजुअल फैक्टर अब मैं बताने वाला हूँ आपको। जितने भी डिसऑर्डर हमने देखे, ADHD, अभी तक हमने सिर्फ नाम देखा है इनका, ठीक है, LD, ASD, ये कि जितने भी और भी जो 2-3 हैं डिसऑर्डर्स, इनमें किसी में भी कोई पर्टिकुलर जो आप डिफाइन कर सके या ये एग्जैक्टली आप बता सके दैट दिस इज द रूट काज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसेबिलिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी ADHD, ASD में कोई भी पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हुई है, ये आपको अपने दिमाग में बिठानी है बात, ठीक है। आप बस समझ लीजिए इनका कोई पर्टिकुलर रूट कॉज नहीं है। सो इसीलिए ऐसा कंसिडर किया जाता है ये जेनेटिकल भी जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रीनेटाल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन LD से आ जाए कि कैजुअल एंड फैक्टर बताए, तो आप ये लिख सकते हैं। आपको टर्म्स में चेंज करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप टर्म्स में ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। ADHD में है तो ADHD का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर आप जेनेटिकल, प्रेनेटल, एनवायरमेंटल, सोशल, ये सभी पॉइंट वहाँ पर ऐड करेंगे। ASD में भी आपको ऐसा ही करना होगा, ओके। चलिए अब समझते हैं। सो जेनेटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। जीन्स माइट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। अभी जैसे कि हमने बताया ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो न्यूरोलॉजी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व सेल्स, ठीक है, ये सभी इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो जीन्स की वजह से, आपकी जो हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसा हो सकता है, माइट बी, है ना। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी में ही, वह जिनकी जो पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को भी पॉसिबल है कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में आ जाएं। हो सकता है कुछ अलग आपको देखने को मिले, और हो सकता है ना भी कुछ ऐसा हो कि उनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन बच्चे बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी पॉसिबल है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी, संभावना है, एक्यूरेट आपको नहीं लिखना है, ठीक है।
प्रीनेटाल फैक्टर्स में क्या होता है, कई बार जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी, लाइक जैसे प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, लो बर्थ वेट, एक्सपोजर टू टॉक्सिन और सब्सटेंस, कई बार मदर सब्सटेंस अब्यूज़ भी करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन एंड ऑल दिस। सो ये भी एक फैक्टर है कि बच्चे में क्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटी, उससे सफ़र करना पड़े उसे, ठीक है। अगर आपको ध्यान है तो हमने MPC 02 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पर एक प्रीनेटाल डेवलपमेंट के चैप्टर लेसन सेकंड में ही, MPC 02 लेसन सेकंड में ही प्रीनेटाल डेवलपमेंट था, जहाँ पर हमने ये फैक्टर्स पढ़े थे कि जब एक मदर कि कौन कौन सी जो चीज़ें प्रीनेटाल डेवलपमेंट में कौन कौन से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो उनकी एक बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक जो रीज़न हो सकता है कि एक बच्चे को LD से सफ़र करना पड़े। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, टॉक्सिन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, जैसे कि लिड और मरकरी, ये ऐसे दो टॉक्सिन हैं जो कि एक ब्रेन की डेवलपमेंटल में जो अड़चने पैदा करते हैं, डिफिकल्टी कर देते हैं, ठीक है। सो ये ब्रेन डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं, पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू LD। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी ये जो टॉक्सिन प्रोडक्ट है ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन अर्ली लाइफ, जैसे कि हमने यहाँ पर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पढ़ा प्रीनेटाल में, और हो सकता है बाद में, जैसे कि जन्म होने के बाद बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। हेड इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ऐसा है जो हो जाए, मतलब लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन, ऐसा बच्चे को इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ सके। तो ये कुछ रीज़न से एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर, प्रीनेटाल फैक्टर्स, ये आपको लिखने होंगे एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अब नोट करने की बात यह है, क्या सभी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन में एक जैसे ही सिम्टम होते हैं? जितने हमने देखे कि हाँ भाई रीडिंग राइटिंग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर हम नोट को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में ना वैसे तो नॉर्मल ऐसा कंसिडर किया जाता है कि डिसलेक्सिया ये सबसे कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है तो सबसे ज़्यादा है जो रीडिंग में और राइटिंग में लगभग सभी बच्चों को है जो एक बार प्रॉब्लम होती है ना, कि डिकोड करने में वर्ड्स को, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको डिसलेक्सिया बोल दिया जाता है। अगर राइटिंग में है तो उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। अगर मैथमेटिकल नंबर्स में प्रॉब्लम है, मैनिपुलेटिंग नंबर्स और अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कैल्कुलिया बोल दिया जाता है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जैसे कि कोई भी काम को पूरा करने में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने कहा कि तुम ना हम वहाँ चलेंगे तो तुम प्लान करो कैसे, वो प्लान ही नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, सेल्फ मॉनिटर खुद को नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सभी हमने एकेडमिक के जो डोमेन में डाल दिए, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, मैथ ये एकेडमिक स्किल्स में आ जाएंगे। बिहेवियरल की बात करें तो कैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं? हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। कि अटेंशन नहीं कर पाएंगे वो, उनकी जो फोकस है, अटेंशन है, वो बिल्कुल कम होगा। हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इस क्लास पर अभी इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए, शायद अब ये तो आपकी बात है लेकिन हम बात यहाँ पर चिल्ड्रंस की कर रहे हैं कि आप बेटा यहाँ फोकस कीजिए, तो वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे दीज आर द रूल्स, यू हैव टू फॉलो देम, बट वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो अपने पेरेंट्स का भी जो कहा नहीं मानते, हम ये कह सकते हैं। एंजाइटी देखने को मिलेगी, उनके बिहेवियर में एंजाइटीज होगी ज़्यादा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगी। तो ये सभी बिहेवियर की कैटेगरी में डाल दी हैं। एडिशनल सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड और सेंसरी प्रोसेसिंग इशू से रिलेटेड है, जो यहाँ पर है, जो हमने 3 कैटेगरी बना दी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये तीनों सिम्टम, जो 3 कैटेगरी में जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं, क्या वो सभी जो चिल्ड्रन हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या सभी में सेम है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी चिल्ड्रंस डिफरेंट हैं, तो उनमें डिफरेंट। अभी देखिए रूट कॉज की बात की हमने कि रूट कॉज एक हमारे पास कोई हम पर्टिकुलर रूट कॉज नहीं है। जब पर्टिकुलर रूट कॉज ही नहीं है तो हम उनमें सिम्टम्स भी अलग अलग वेरी कर सकते हैं। तो ईच पर्सन विद LD एक्सपीरियंस इट डिफरेंटली, ठीक है। सो स्पेसिफिक एरिया अफेक्टेड एंड सिवियरिटी ऑफ चैलेंजेस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, वो सभी में अलग अलग हो सकती हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि इंटेलिजेंट में भी LD पाया जा सकता है, जिसका इंटेलिजेंस IQ लेवल है जो ठीक है, नॉर्मल लाइफ है उस बच्चे की, लेकिन फिर भी उसको है जो क्या है, कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं।
और लाइफ लॉन्ग की बात की जाए, मान लीजिए आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, क्या वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? अगर हम जल्दी इंटरवेंशन प्रोवाइड करें, जल्दी उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दे, तो उनसे जो वो क्योर कर सकता है, अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग आप देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल कैन डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड टूल्स टू मैनेज देयर चैलेंज एंड अचीव सक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टूल्स को वहाँ पर डेवलप किया जाए या उनको स्किल्स को सीख लिया जाए, वो बच्चा सीख ले और फिर अपनी लाइफ के चैलेंजेस को काफ़ी हद तक कम करे, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे राइट डाउन किया गया है कि दीज आर जस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट एवरी पर्सन विद LD विल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम। सभी को ज़रूरी नहीं है कि सभी एक जैसे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन वो काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। लर्निंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज़ नॉट अपरेंट इन फिजिकल अपीयरेंस। आप डायरेक्टली बच्चे को देखकर ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते, नहीं बता सकते कि उनको लर्निंग डिसेबल्ड है, लर्निंग डिसऑर्डर है कोई भी। लर्निंग डिसऑर्डर कैन अकर विद नॉर्मल इंटेलिजेंस, ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको, तो आप पढ़िएगा। ठीक है, अब टेक्निक्स की बात करते हैं, इस पर हम पूरा जोर लगाएंगे। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके वो जो टॉपिक मैं बताता चला जाऊंगा, बाकी काफ़ी हद तक सेम मिलेगा आपको। टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस में, जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन है उनको हेल्प करने के लिए, तो कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पर बताई गई हैं। स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टेक्निक एंड अप्रोचेस दैट हैव बीन इन्वॉल्व्ड बाय द काउंसलर व्हाइल वर्किंग विद द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जो बेहतर मुझे भी अच्छी लगती है ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, कि हम उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया का एक केस लेते हैं, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, हमने उनको सिखाया A फॉर एप्पल, ठीक है, और B फॉर बॉल, हमने ऐसा उसको लिखने के लिए सिखाया। तो बिहेवियर में मॉडिफाई आप कैसे करेंगे, आप मुझे नॉर्मली बताएं बिना थियरी को पढ़े हुए। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ये कहेंगे यार तुम लिख भी नहीं सकते, अरे यार ये तो चुटकियों का काम है, आप ऐसे लिखेंगे। उसको बोलेंगे ऐसे लिख दो, ऐसा बना दो, A फॉर एप्पल या B फॉर बॉल, चलो कौन पहले करके दिखाएगा, है ना, ऐसा हम बोल दिया, चलो कौन पहले करके दिखा। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं ही पहले करके दिखाऊंगा। या फिर आप करेंगे, अगर तुम ये ना सभी A to Z अगर आप मुझे अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखा दोगे ना, तो मैं आपको ना ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। ढेर सारी में आप बोल सकते हैं मैं आपको 15 चॉकलेट्स दूंगा, या 15 में आपको टॉफ़ीज़ दूंगा या कैंडीज़ दूंगा, जो भी आप कहें। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप क्या करें, रेनफोर्समेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। टोकन इकोनॉमी आप है जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी क्या कहेंगे कि जब भी तुम एक अल्फ़ाबेट लिखोगे ना, मान लीजिए उसको लिखना आता ही नहीं, हम उसको सिखा, तुम एक अल्फ़ाबेट लिखोगे लेकिन बच्चे को ये पता है कि हाँ मुझे ना एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि 1000 पॉइंट्स है जो तुम्हें कलेक्ट करने होंगे। ठीक है, एक पॉइंट पर आपको है जो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। एक अल्फ़ाबेट जब आप लिखोगे तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप सभी के सभी लिख देंगे तो आप कलेक्ट कीजिए कितने मिलेंगे, तो उस पर है ना आपको उन पॉइंट्स पर मैं आपको रिमोट कंट्रोल कार ला के दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो वो क्या है, टोकन इकोनॉमी। आपने कहा कि चॉकलेट्स दूंगी तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। टाइम आउट प्रोसीजर कौन पहले करके दिखाएगा, तो दिस आर द बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को रिकंस्ट्रक्ट रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये अप्रोचेज जो मैंने बताई ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द साइको एनालिटिक अप्रोच, जहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइको एनालिसिस का वर्ड आ जाए ना, आप बस यूँ समझ लिए हमें रूट कॉज को अंडरस्टैंड करना होगा। रूट कॉज को समझने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना पड़ेगा, और पास्ट में जाने के लिए हमें उसके साथ रेपो बिल्ड करना होगा। सो इन दिस अप्रोच अटेम्प्ट आर मेड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड आफ्टर एस्टैब्लिशिंग वेरी गुड रैपर्ड विद देन चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। अब जैसे ही हमें रूट कॉज का पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूट कॉज वी विल प्लान आर जो रेमेडियल प्रोग्राम, और फिर हमें जो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। दैट सिंपल। साइको एनालिटिक अप्रोच आपको समझ आ गई, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपको समझ आ गई, और अब आती है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। हम इंडिविजुअल किसी एक बच्चे को या इंडिविजुअल एक छोटे से ग्रुप को है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसके बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग से। मुझे ये भी काफ़ी पसंद है भाई। पीयर ट्यूटोरिंग हैज़ प्रूव टू बी सक्सेसफुल टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल असिस्टेंट टू अफेक्टेड चिल्ड्रन। अभी पीयर ट्यूटोरिंग में आप ये कह सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल आप रिलेट करने की कोशिश करना।
अभी दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, आरव और रुचि, ठीक है। आरव और रुचि क्या करें, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5, 6-6 साल के आप कंसिडर कीजिए। तो हमने क्या कहा दोनों को कि तुम इसकी ना मिस्टेक्स को नोट करना और तुम इसकी मिस्टेक्स को नोट करना। आरव रुचि की मिस्टेक को नोट करेगा, रुचि आरव की मिस्टेक को नोट करेगी और तुम्हें मुझे बताना है। और जो जितनी ज़्यादा मिस्टेक करेगा उसको उतनी ही कम, मान लीजिए किसी ने 100 ऑफ मिस्टेक्स कर दी तो उसको है जो 100 में से जितनी मिस्टेक करेगा उतनी ही कम चॉकलेट्स है जो उसको मिलेंगी। अब किसी ने 100 ही कर दी तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों में ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नहीं भैया इसने ज़्यादा की, सिस्टर इसने ज़्यादा की, दीदी इसने ना ये ज़्यादा किया, या भैया इसने ये ज़्यादा किया, इसको इसने ना मिट्टी में खेला, या इसने ये कर दिया, इसको यहाँ पे गलती की। वो एक दूसरे की ना गलतियाँ ज़्यादा निकालना शुरू करते हैं। तो आप इससे कोरिलेट करें कि हम ना ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसने गलतियाँ कहाँ की, वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे, रेक्टिफाई करें। तो ये सभी चीज़ें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि यही अप्रोच आप सभी के लिए अप्लाई कर देंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या किस तरह का बच्चा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सामने वाले के। सो होपफुली आप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। अब सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक ऐसे हम कहेंगे, ये कह सकते हैं कि इस अप्रोच में हम वो कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर बच्चा खुद सीखना शुरू करे। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में मतलब वो खुद इंप्रूव करेगा अपने बिहेवियर में, ठीक है। कैसे, यहाँ पर हमें जो प्रोग्राम बना सकते हैं, लर्निंग टेस्ट या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ क्वेश्चनायर ऐसे बनाए जिनको पढ़ने पर है जो बच्चे को लगे अच्छा यहाँ पर मिस्टेक की है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, काउंसलर हेल्प द चिल्ड्रन बाय मेकिंग देम रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट मेजर्स। वो खुद को मेजर करेगा, खुद सीखने की कोशिश करेगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच भी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ उनकी हेल्प करने में हमारी हेल्प करती है एज ए काउंसलर, ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच में क्या होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच भाई जहाँ पर हम मल्टीपल सेंसेस का यूज करके, अब लिखना किसी को आता नहीं, अब लिखने में क्या होगा, आपने कहा कि ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब बच्चे का पहली बात तो मन ही नहीं है, ठीक है, मन नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उसकी फोटो दिखाएंगे, भाई ऐसा कुछ एप्पल होता है, ठीक है भाई ऐसा एप्पल, आप मान लीजिए ए फॉर एप्पल ऐसा होता है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको एप्पल को टच करके भी दिखा, ये एप्पल है, ये तुम्हें मिलेगा, आपने वो टेक्निक भी यूज़ करी। और मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स आपने नज़रों से दिखाया, ठीक है, आपने बोला और अब आप कह रहे हैं उसको लिख कर दिखा, आप इससे समझ सकते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेंटेंस विद लेटर, अब किसी को लिखना सिखाना है हमें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले उसको लेटर्स के साथ अवगत होना पड़ेगा, गेट टुगेदर होना पड़ेगा, जानना होगा उसको कि भाई ये होता क्या है ना। पहले लेटर, फिर वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंस होंगे, सेंटेंस के बाद उसके बाद वो लिखना शुरू कर देगा, पैराग्राफ, और फिर बोलना भी शुरू कर देगा धीरे धीरे। तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच जिसमें हम मल्टीपल सेंसेस का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू लर्न ए स्टूडेंट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो मल्टी सेंसरी अप्रोच के बाद आती है टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। आजकल बच्चों का ना इंटरेस्ट पढ़ने की बजाय देखने में ज़्यादा है ना, कि अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी आप कार्टून उठा लीजिए, भीम, छोटा भीम, अब आपको पता लग जाएगा छोटा भीम, या फिर पॉकीमैन पहले आता था, है ना, या फिर डोरेमोन, है ना, या फिर निंजा हथौड़ी, आप ये समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर से कुछ ऑडियो या विजुअल, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कुछ ऐसी टेक्निक्स हम वहाँ पर अप्लाई करें कि बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो ये था हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी, इस पर हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है। और अब हम जो इनको जल्दी जल्दी करेंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर हमारे रहते हैं। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अब इसके नाम से ही आप पता लगाए, मैं बिल्कुल अब जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितना भी मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए टेक्निक्स तो लगभग यही यूज़ होंगी, ठीक है, सिम्टम्स अलग होंगे, है ना, सिम्टम्स अलग होंगे, टेक्निक्स हम यही यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ हमें कैसे यूज़ करना है। सो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अटेंशन की कमी है भाई बच्चे में, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, इधर उधर भागे जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है, उठपटांग हरकत कर रहा है। नीचे आप पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए पिक्चर क्या कहती है कि केयरलेस है पर्सन, रिस्की बिहेवियर शो करेगा,
ठीक है। और डिफ़िकल्टी सिटिंग, बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चे आप कहते हैं नहीं अरे यार तू ठीक के नहीं बैठ सकता, अपने बच्चे को या किसी नाइबर के बच्चे को आप कहेंगे, किसी पड़ोसी के बच्चे को तुम ठीक के नहीं बैठ सकते, तुम काम नहीं कर सकते, जो तुम्हें काम मिला है वो कर लो। मान लीजिए आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कई बार गुस्सा उठ जाता है ना, ऐसा होता है कि यार बस अब इसको ना चाटे लगा दूँ, तो फॉरगेटफुलनेस, बातों को भूल जाएंगे, ठीक है। डे ड्रीमिंग, हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो करूँगा, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये सभी क्या है, सिम्टम्स है हाइपर एक्टिविटी ADHD डिसऑर्डर, जो बच्चे को किसी को हुआ है तो ऐसे सिम्टम्स वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑनगोइंग पैटर्न्स ऑफ इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ है ना, उनकी लाइफ की क्वालिटी को कहीं ना कहीं, उनकी डेली फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। मान लीजिए स्कूल में जा रहा है बच्चा, वो बैठने में सक्षम ही नहीं है, ही और शी नॉट एबल टू सिट, और टीचर्स परेशान हैं कि भाई ये घूमता ही रहता है, हम इसको कैसे बैठाएं, तो है ना, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। या सोशल सिचुएशन में आप शादी में गए हैं अपने बच्चों के साथ और वो इधर उधर भागे जा रहा है, आपके साथ ही नहीं है, आपकी बातों को नहीं मानता, वो जो आपने रूल्स या जो भी आपने सिखाया है भाई दूसरों के साथ नहीं खेलना, या फिर जो अननोन जो व्यक्ति हैं उनके पास आपको नहीं जाना, उनसे बातचीत नहीं करनी, ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है अक्सर, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो जानबूझकर वो काम करता है, वो भूल जाता है। तो ये सभी ना ज़्यादातर बॉयज़ के साथ देखा जाता है, बॉय एज कंपेरिजन टू गर्ल्स। और जो एज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ है वो 8 और 9 से पहले। ADHD के सिम्टम्स एक्सेसिव बिहेवियर शो करेंगे, एक्सेजरेट मस्कुलर एक्टिविटी, जैसा कि मैंने कहा कि इधर उधर भागते रहेंगे, एमलेसली, कि हमें कुछ नहीं पता लेकिन यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, है ना, बिना बात का थकना, हम ये कह सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, उनको अटेंशन, पेइंग अटेंशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के वो कैपेबल नहीं होते, ठीक है। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन देम, इम्पल्सिव बिहेवियर, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, समटाइम लो IQ, ग्रेट डिफिकल्टी गेटिंग अलोंग विद देयर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो जो रूल्स हैं वो उनको ओबे नहीं करेंगे, उनको फॉलो ही नहीं करना जानते, है ना। डू नॉट अपीयर टू बी एंशियस, कॉमनली शो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और पोज बिहेवियल प्रॉब्लम इन एलिमेंट्री और ग्रेड क्लासेस, उनको आगे जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। अब ये सबसे आसान है समझना, क्यों, मान लीजिए आप कहीं एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते तो इसका मतलब आप फिर सीखेंगे क्या, है ना। अब कुछ भी सीखने के लिए ऐसा है कहीं ना कहीं बैठना, उनको समझना, ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और ADHD इस मामले में काफ़ी एक बच्चे की डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। अब जो ये सिम्टम हमने बताया, इनको कैटेगरी में हमने डिवाइड किया गया है, ये आप अपने आप पढ़िएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं क्योंकि हमने ऊपर समझा दिया है। अब बात करते हैं कैजुअल फैक्टर की, क्या रूट काज है, तो कोई भी रूट कॉज नहीं आपको स्पेसिफिकली मिलेगा, ऐसा ही यहाँ पे हमने लिखा है। एट प्रेजेंट कॉज फॉर ADHD आर नॉट नोन बट प्रोबेबली कॉज फॉर ADHD में बी एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, जेनेटिकल और सोशल, वही आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बस एक और आप ऐड कर सकते हैं, वो डाइटरी फैक्टर्स हैं कि बच्चे आजकल जो खान पान बदल गया, हम ये कह सकते हैं, जो भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए चॉकलेट्स हैं, है ना, तो उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कैलोरीज ज़्यादा होंगी तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक डाइटरी फैक्टर हैं जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अलोंग दीज टर्म्स जो हमने ऊपर स्टडी की, एनवायरमेंटल, बिहेवियर और जेनेटिकल। ओके, अब बात करते हैं टेक्निक। अब हो गया ना ADHD, जल्दी टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स में वे सभी थेरेपीज, जो वे सभी टेक्निक्स जो हमने ऊपर यूज़ की हैं LD में, उन थेरेपीज का यूज़ करेंगे विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, अलोंग विद ड्रग्स। ड्रग्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं किसी एक ट्रीटमेंट में पर्टिकुलर। जो ड्रग्स का क्या काम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना, ADHD के जो हम कह सकते हैं केसेस के साथ, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज द यूज ऑफ ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन ADHD काउंसलिंग टेक्निक आर यूज्ड और मोर लेस द सेम एज द वन यूज इन द लर्निंग डिसेबिलिटी, बिल्कुल सेम आप मुझे यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे ड्रग्स और मेडिसिन है जो उनको प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। और जो मेडिसिन है प्रोफेशनल हेल्थ केयर वाला है जो ही आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ बच्चे को वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ADHD आ गया, कितना आसान था, देखिए कितनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले आपको LD को पढ़ना होगा। अब बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी को ना आपने सुना लगभग हर जगह होगा
कि यार मुझे ना एंजाइटी महसूस हो रही है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं मुझे एंजाइटी महसूस हो। आजकल तो बड़े बच्चे भी कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि बड़ों को एंजाइटी होती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ, एंजाइटी भाई किसी को भी होती है, और एक नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल एंजाइटी होती है, इट्स नॉर्मल, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर कब हो जाता है, जब एक्सट्रीम बिहेवियर शो किया जाए। समझ रहे हैं, इसको आप समझते हैं। most children are vulnerable to fear, uncertainty as a normal part of growing up. ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनका बिहेवियर भी एक्सट्रीम पीक लेवल पर होता है। फिर नॉर्मल एंजाइटी होना नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को होती है, मुझे भी और आप सभी को नॉर्मल एंजाइटी होती है। लेकिन जिनमें शाइनेस, टिमिडिटी, अनरियलिस्टिक फियर, फोबिया फॉर स्कूल्स, ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर एंड स्पोर्ट्स एंड हेल्प, स्लीप डिस्टर्बेंस, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सभी एक्सेस हो तब हम कहेंगे उनका एंजाइटी डिसऑर्डर उन बच्चों को। ठीक है। अब कई बार हमें क्या होता है कि मान लीजिए कल को हमारा किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट में या पीएचडी के दौरान आपका कहीं इंटरव्यू है, तो या कॉलेज में या किसी जॉब पर्पज़ से आपको कोई इंटरव्यू होने वाला हो सकता है आप 2-4 घंटे पहले उठ जाएं सुबह मॉर्निंग में, तो आप तैयार पहले हो जाएं, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं क्या रिप्लाई होगा क्या, ये नॉर्मल एंजाइटी है। लेकिन 10 दिन 15 दिन पहले ही, 1 महीना पहले आपको पता चल जाता है मेरा इंटरव्यू, और आप लगातार सोचते जा रहे हैं, हर रोज सोचते जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी डेली फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ता है। दैट इज द एंजाइटी डिसऑर्डर। समझ पा रहे हैं? एक्सेसिव, इंटेंस एंड परसिस्टेंट वरी एंड फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशंस, ये काफ़ी चिंतनीय विषय हो जाएगा आपके लिए कि हाँ अब मुझे डरने वाली बात है, मुझे काउंसलर के पास जाना होगा। तो हम यहाँ पर 2 एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। फोटो काफ़ी क्यूट है ना, देखिए कितनी क्यूट फोटो है। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली तो बात करते हैं, फैमिली में काफ़ी कॉमन नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन अगर उनको पर्टिकुलर सिचुएशन, एक कंडीशन प्रोवाइड करवा दी जाए तब वो बात नहीं कर पाते, उसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म बोल दिया जाता है। रीज़न नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आ रहा हूँ कि उम्र है मान लीजिए 6 साल। अब आप लोगों ने ऐसा देखा होगा 6 साल का बच्चा चटक पटक बोलता है, हमारे यहाँ कहा जाता है बहुत ही तेज बच्चा है, चटक पटक बोलता है ना। तो उसके बोलने का मतलब क्या है, फैमिलियर कंडीशन में काफ़ी बेहतर बोलता है, सभी को हंसाता है, सभी की मिमिक्री करता है, मम्मी ऐसे, पापा ऐसे, दादा दादी ऐसे, है ना। तो 6 साल की उम्र का बच्चा ऐसा करता है। लेकिन मान लीजिए बाहर से 10-15 मेहमान आ जाए, मान लीजिए कोई वेडिंग है घर में और कोई मेहमान आ जाए, तो पेरेंट्स की क्या आदत होती है, बच्चे आपको पोएम सुनाओ, मामा को गाना सुनाओ या मामी जी को गाना सुनाओ, कोई पोएम सुनाओ स्कूल में जो याद है, तब बच्चा बात नहीं करता। सोशल कंटेक्स्ट में उसे बात करने में हेजिटेशन महसूस होती है, लेकिन वो बात ही नहीं करता, किसी के साथ नहीं बोलता, वेडिंग में बिल्कुल शांत। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एक सिचुएशन दे दी जाती है जहाँ पर बच्चे को बोलने से एक पेरेंट सोचते हैं कि बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोल पाता। सेलेक्टिव म्यूटिज्म का ये एक एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं। कॉज क्या है इसका, बायोलॉजिकल, जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, और एनवायरमेंटल सेटिंग, कि उसने कभी सोशल कंडीशन में बात ही ना की हो, ये भी तो रीज़न हो सकता है ना। सो सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स आप अपने आप पढ़िएगा, काफ़ी इजी है। सेलेक्टिव म्यूटिज्म पे बिल्कुल स्मॉल क्वेश्चन आपको देखने को मिले, स्मॉल मीन्स आपको 6 मार्क्स का मिल गया या फिर 2 मार्क्स का आई थिंक, क्योंकि जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट ASD, एंजाइटी डिसऑर्डर, ADHD, LD पर काम मोस्टली, या फिर ADHD पर मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सिम्टम्स आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, सिम्टम्स में मान लीजिए बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे वो डिसअपॉइंट हो जाता है, ठीक है, या फिर इलनेस की वजह से उसकी लर्निंग फैक्टर्स, जो चीज़ सीख रहा है वो कहीं बीमार हो जाता है और वो सीख ना पाए, तो वो भी उसको अफेक्ट करती हैं। या फिर पेरेंट्स ही कुछ ऐसे हैं कि ओवर एंशियस हैं, काफ़ी उसकी वरी करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये सही है ना। प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी कई बार है जो ये डिसऑर्डर्स के कारण बन जाते हैं कि हाँ बच्चा ना अपनी रियल पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाता, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रोटेक्टिव और ओवर एंशियस पेरेंट्स की वजह से। सो इतना ठीक है, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक्सेस में कुछ भी सही नहीं है, ऐसा मेरा भी मानना है और शायद आपका भी, है ना। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑब्टेन अमंगस्ट दीज चिल्ड्रन, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है इनमें। अब बात करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। 2 है, म्यूटिज्म हमने पढ़ा, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चे ना जब अपने हम कह सकते हैं पेरेंट्स से
ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जब अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर ना एक एंजाइटी सी होती है, हमें डर होता है ना, कि दुख होता है हम अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब एक लड़की की शादी होती है, तो आप ये सोचते हैं कि यार अचानक से उसकी आंखों में पानी कहाँ से हो गया। अभी तो अच्छे अच्छे पोज बना रही थी, है ना, अभी तो उसने यार इतने सारे पोज करवाए, फोटो खिंचवाई, सभी के साथ है जो फोटो, एक एक फोटो सभी के साथ करवाते हैं अक्सर। तो अभी अचानक से वो रोने लगी, अब ये पानी कहाँ से आ गया, वो एक्टिंग तो नहीं कर रही है ना। बच्चे पूछते हैं कि मम्मी ये बुआ जी रो क्यों रहे हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपने आपकी जो फैमिली में देखे होंगे। तो सेपरेशन एंजाइटी वहाँ पर नॉर्मल है, वो नॉर्मल है और रिकवरी भी जल्दी होती है। लेकिन अगर बच्चों में ये ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए फोटो में, है ना, देखिए कैसे अपनी मम्मा के साथ है, जो ये हक कर रहा है कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा। तो हो सकता है उसको नाइटमेयर्स हो कि अरे यार मैं तो सपने में भी मम्मी से दूर हो गया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे मेरे साथ स्कूल में कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि बच्चों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अपने केयर गिवर से दूर जाने में जब एंजाइटी होती है तो उसे हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जब ये एक्सेस में हो, ठीक है, तब वो डिसऑर्डर होगा, अदरवाइज नॉर्मल है। तो कुछ सिम्टम्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, apprehension in new situation, tend to be immature for their age, oversensitive, nervous, easily and frequently move to tears and over dependent। आपने देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बात बात पे आंसू निकाल लेते हैं, हम कहते हैं कि अबे क्यों बात बात पे रो रहा है। तो हो सकता है ना, ओवर सेंसिटिव हो बच्चे वो। तो ये था हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स में इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को दूर करने की आपको ना ये सबसे पहले कहा जाता है कि एंजाइटी फील हो रहा है, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। आप ऐसे करते हैं ना, लेकिन जो आपको सांस छोड़ना होता है वो भी आपकी नाक के थ्रू ही छोड़ना होता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक, टेकिंग ए डीप ब्रीथ, आप ये पढ़िएगा। तो इससे काफ़ी बेनिफिट्स है। ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है हमारे ब्रेन में वो बढ़ जाती है। ये नेचुरल हमारा कहेंगे कि रिलीफ प्रोवाइड करता है, नेचुरली प्रोसेस है ये। ओके, सो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करेंगे कि उनके जो इरेशनल थॉट पैटर्न है उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एन एंशियस चाइल्ड इनटू ए कॉमन। कैसे हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर हम कहें कि किसी बच्चे को ना हम कह सकते हैं यहाँ पर क्राउड में जाने से काफ़ी एंजाइटी फील होती है, उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग डीप शुरू कर देता है वो। तो इससे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं कि हम बच्चे के सामने एक साथ बैठे हैं बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में, और उसको कहेंगे सोच भाई, अब तू वहाँ पर जा, सोच ले तू एक काफ़ी भीड़ वाले एरिया में है, इतनी भीड़ है कि तुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। और रियलिटी में ऐसा होता है भाई, बच्चे को होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहेंगे अब यूं देख, क्या ऐसा कुछ है, नहीं है। आप ऐसे कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज है जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी, वही रूट कोज आप आइडेंटिफाई करें, फिर आप प्लानिंग शुरू करें और फिर है जो उसको एडमिनिस्टर करें, ठीक है। मेडिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, और ग्रेजुअल एक्सपोजर कि ठीक है पहले हम किसी को बोलने में एंजाइटी है, किसी से बात करने में एंजाइटी है कि नहीं, वो ना उस बच्चे से नहीं बात कर सकता, या वो एक ग्रुप में बात नहीं कर सकता, इससे एंजाइटी होती है उसको। स्कूल में इन फ्रंट ऑफ स्टेज वो एबल नहीं है कि वो वहाँ पे स्टेज पे जाके कोई स्पीच प्रोवाइड करे, तो हम वहाँ पर ग्रेजुअल एक्सपोजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके सामने है जो 4 बच्चों को खड़ा कर देंगे, हाँ अब आप इनसे बात करें, फिर 8, फिर 10, फिर 12, उसके बाद पूरी क्लास और फिर स्टेज। तो ग्रेजुअल एक्सपोजर टेक्निक भी काफ़ी हेल्प करती है। बिहेवियर डिसऑर्डर की बात करते हैं, स्लीप वॉकिंग काफ़ी मज़ेदार है, आप पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है। स्लीप वॉकिंग मैं बता देता हूँ। अगर आप ने कभी छोटे में सीरियल देखा हो, मैंने देखा था जब मैं छोटा था, काफ़ी छोटा था, तो एक इमेजिन चैनल आता था, इमेजिन। तो एक ज्योति नाम की वहाँ पर अभिनेत्री थी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्ट्रेस थी, जो कि उस मेन रोल था उनका। तो उनकी सिस्टर को ऐसा डिसऑर्डर था, स्लीप वॉक करती थी वो रात को सोते थे, लेकिन अपने जो एक लॉकर था, बक्सा बोलते थे उस नाटक में, तो सीरियल में जैसे वो अपना लॉक ओपन करती, ड्रेस चेंज करती, वेस्टर्न ड्रेस डालती, और जो क्लब में डांस वगैरह करती और फिर रात को आ जाती।
तो स्लीप वॉकिंग का मतलब क्या, आप नींद के दौरान चल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स या सिंपल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने बेड के अराउंड घूम सकते हैं, कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, यहाँ तक ड्राइविंग और कुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ नींद में अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं लगता, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपकी फिजिकली आप जो एक्टिव रहते हैं लेकिन अनकॉन्शियस रहते हैं, मेंटली आप जो एक्टिव नहीं होते, तो ये स्लीप वॉकिंग है। कुछ डेफिनेशंस और कुछ है जो सिम्टम्स यहाँ पे राइट किए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। टिक्स की बात है, टिक्स क्या है भाई, आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे वो ऐसे करते हैं, है ना, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल, या फिर ऐसे करेंगे, अपनी गर्दन को मूव करना, या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइज, या फिर आप लिप्स को देखा ऐसे बार बार अपने होठों को गीला करना, ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये सभी क्या हैं, टिक्स हैं। ये भी एक डिसऑर्डर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनके होठ बार बार सूखना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा है ना कि मैडम आप ना मुझे ना कल तक का टाइम दे दीजिए, तो क्लियरिंग द थ्रोट, ये भी एक टिक्स है, तो आप पढ़िएगा, काफ़ी मज़ेदार है ये, ठीक है, तो काफ़ी इजी और मज़ेदार। अगर डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एन्यूरिसिस और एनकोप्रेसिस, एन्यूरिसिस और एनकोप्रेसिस दोनों एलिमिनेशन से रिलेटेड। एलिमिनेशन मीन्स आप या तो बेड वेटिंग करते हैं कि आप जो सोते वक्त बिस्तर में ही बाथरूम कर देते हैं या फिर पोटी कर देते हैं, आप नहीं मीन्स कोई भी बच्चा, ठीक है, कहीं आप सीरियस हो जाएं। एनकोप्रेसिस, एन्यूरेसिस में तो यूरिन पास आउट करना, एनकोप्रेसिस में फीसिस को पास आउट करना अपने नींद के टाइम में। अब ये दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो मान लीजिए कभी किसी ने अपनी ट्रेनिंग ही कंप्लीट नहीं की अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जैसा कि उनके स्टेज में अगर आपको याद है तो अगर याद है तो भी ठीक है, अदरवाइज फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पे ये बेड वेटिंग कर रहा है, ये पोटी कर रहा है ना, तो ये फोटोज आपको याद रखने के लिए बनाई गई है। एन्यूरेसिस में क्या करता है बच्चा, या तो किसी एंजाइटी की वजह से वो चीज़ें हैं जो दोबारा होने लग जाती हैं, या एनकोप्रेसिस में ऐसा होता है, या तो उसने अपने टाइम में टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की, उसने कभी सीखा ही नहीं, या फिर एंजाइटी की वजह से ऐसे हो जाता है। एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस, होपफुली दिस टर्म्स आर क्लियर, ओके। अब ये आप पढ़िएगा, काफ़ी मज़ेदार है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड कैपेबल नहीं है सोशल इंटरेक्शन में, वो अपने एनवायरनमेंट में लोगों से बात नहीं कर पाता, वर्बली नॉन वर्बली सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन सिम्टम्स ASD के यहाँ पर बताए गए हैं, बिल्कुल इजी हैं, कॉज और टेक्निक्स। लेसन कंप्लीट, इस चैप्टर में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद भी आया होगा और काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अगर आप इस चैप्टर की PDF चाहते हैं तो आपको ₹9 पर PDF पे करना होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ₹9 पर PDF है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये क्या कंप्लीट बुक की ही PDF होगी? नहीं, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें एक पर्टिकुलर ही PDF चाहिए, हमें कंप्लीट बुक नहीं चाहिए, दैट्स वाई हमने ये जो चार्जेस रखी है बहुत ही लिटिल अमाउंट है, ऐसा नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।